Good morning, students. We are going to start our fourth chapter, that is heat and its effects. Okay. When you stand in the sunlight or sit near the fire, you feel hot. आप जब कभी भी या तो धूप में खड़े होते हैं या तो आग के करीब जब खड़े होते हैं तो आपको गर्मी का अनुभव होता है. When you touch a piece of ice, you feel cold. जब आप आइस के टुकड़े को टच करते हैं तो आपको कोल्ड फील होता है. When you dip your finger in warm water, गर्म पानी में अगर आप अपनी फिंगर्स को डिप करते हैं तो then you feel warm. This is due to heat present in them. ये क्यों हो रहा है? ये उसमें हीट की प्रेजेंस के कारण ऐसा हो रहा है. Okay, now we will study about what is heat. Definition of heat. Heat is a form of energy that causes the sensation of hotness and coldness. यानी हीट क्या होती है? एक प्रकार की एनर्जी है जिससे हमको गर्म या ठंड का सेंसेशन होता है, अनुभव होता है. हीट कैन नॉट बी सीन बाय अस. हीट को हम देख नहीं सकते हैं. वी फील द हीट बाय द टेम्परेचर इफेक्ट इट प्रोवाइड्स. टेम्परेचर इफेक्ट ये प्रोवाइड करता है, इसके कारण हम इसे क्या कर सकते हैं? केवल अनुभव कर सकते हैं. When heat is given to a substance, its temperature increases and it's become hot. जब हम किसी भी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं तो क्या हो जाता है? उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है और वह क्या हो जाता है? हॉट हो जाता है. On the other hand, when heat is taken out from the substance, it decreases. Its temperature decreases and it becomes cold. और जैसे ही उसका टेम्परेचर कम होता है, उससे हीट बाहर निकल जाता है तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? कम हो जाता है. हीट इज मेजर्ड इन जूल्स और कैलोरीज. ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, इस पर आप ध्यान दीजिएगा. हीट को किस में मेजर करते हैं? कैलोरी या जूल्स में. यूनिट अब आप जान लेते हैं. एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल. यानी एसआई यूनिट क्या होता है हीट का? ये होता है जूल. 1 किलो जूल इक्वल टू 1000 जूल्स एंड 1 किलो कैलोरी KCl, that is 1000 calories. 1 calorie is equal to, like this we can calculate it. 1 calorie is 4.184 joule. Okay students, ये एक जनरल एस्टिमेशन था जूल का. इसको हम आगे चल कर के इसका यूज करेंगे. डू यू नो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट और वाइस वर्सा. ओके, जैसा कि आप ये बात जानते होंगे कि हीट को हम क्या कर सकते हैं? एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. यानी एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में उसका हम परिवर्तन कर सकते हैं. वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. यानी इस प्रकार से हम एनर्जी को हीट एनर्जी में भी हम प्राप्त कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आइए हम लोग एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं. When you rub your hands, okay, most simply, जब हम अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या हो जाता है? Your hand become warm. आपका हाथ गर्म हो जाता है. What does it happen? It happens because the mechanical energy gets converted into heat energy. देखिए यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी थी वह किस में कन्वर्ट हो गई? हीट एनर्जी में. Many other forms of एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ऐसे कई फॉर्म्स हैं जिसमें हम मैकेनिकल या केमिकल एनर्जी को हम हीट एनर्जी में बदल सकते हैं. जैसा कि व्हेन कोल इज बर्न्ड, केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन द केमिकल इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. ओके, जब आप कोयले को जलाते हैं तो उसके अंदर केमिकल एनर्जी के रूप में जो एनर्जी है वो किस रूप में? हीट एनर्जी के रूप में बाहर निकल जाती है. द अर्लियर डेज this energy
वॉज यूज टू मूव द स्टीम इंजन, और इसी प्रकार से भाप का इंजन चलता था जिससे ट्रेन चला करते थे. ओके, नाउअडेज दिस एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द थर्मल पावर स्टेशंस. आजकल थर्मल पावर स्टेशन में इसी एनर्जी के द्वारा क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जाता है. व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी. जैसे ही हम हीटर का स्विच ऑन करते हैं, हम क्या देखते हैं कि तुरंत ही उससे हमको हीट एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जा रही है, हीट एनर्जी में. ओके, हीट एनर्जी कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म of the energy. For example, heat energy of burning petrol is converted into mechanical energy in a car. अब देखिए, अभी तो आपने देखा कि केमिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में बदला जा रहा था. अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि पेट्रोल के जलने के से क्या हो रही है, उस एनर्जी को हम किस में, उस हीट एनर्जी को, उस एनर्जी को हम हीट में ना बदल करके मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर दे रहे हैं, और जिस कारण क्या हो रही है, कार चलना प्रारंभ कर देती है, या तो कार हो या तो बाइक हो. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सो हीट मस्ट बी एबल टू परफॉर्म वर्क. यानी हम हीट से क्या कर सकते हैं, हम उससे काम ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इन योर होम्स यू हीट फॉर कुकिंग फूड. आप खाना बनाने के लिए भोजन को क्या करते हैं, गर्म करते हैं. आयरनिंग योर क्लॉथ्स एंड हीटिंग वाटर. पानी को गर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट कर देते हैं, और क्लॉथ्स को हम आयरनिंग भी करते हैं, उसको अच्छे से उसको हीट करके. ओके, नाउ हॉट एंड कोल्ड. अब हम जानते हैं हॉट एंड कोल्ड क्या होते हैं. वी नो दैट सम ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर्स. ओके, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो एक की तुलना में दूसरा क्या होता है, ठंडा होता है. वाइल सम आर कूलर देन अदर्स. कुछ ऐसे होते हैं जो दूसरे की तुलना में क्या होते हैं, ठंडे होते हैं. वी ऑफन डिसाइड which object is hotter than the other by touching the objects. okay, हम ऑब्जेक्ट्स को, किसी भी वस्तु को टच करके हम उसका अनुभव कर सकते हैं. बट इट इज आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल. ओके, टच सेंस के द्वारा ये विश्वास, इस पर हम विश्वास कर सकते हैं, इससे हम अनुभव करते हैं. ओके, नाउ वी विल क्लियर हियर अबाउट फ्यू थिंग्स. नाउ temperature. Okay, what is temperature? We have just discussed that hotness or coldness of an object is relative. ये बात हम समझ सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट को हम कंपेयर करके, जैसे एक, सपोज दैट आपके पास एक ग्लास पानी है जो ठंडा है और एक ग्लास जो गर्म है, आप उसमें अपनी फिंगर्स को डिप करके आप अनुभव कर सकते हैं कि कौन सा ठंडा है, कौन सा गर्म है. इसको रिलेटिवली हम समझ सकते हैं. वी कैन मेजर द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बाय कंपेयरिंग इट. हम दोनों को कंपेयर करके हम इसके हीटनेस या उसको हम क्लियर कर सकते हैं. ओके, नाउ विद द स्टैंडर्ड यूनिट दैट वी ऑल एग्री अपॉन. लेकिन अब इसको क्लियर करने के लिए कोई एक स्टैंडर्ड डिग्री भी इसका होना चाहिए, ताकि जिससे हम क्लियरेंस कर सकें. The degree of hotness or coldness of an object on some chosen scale is called its temperature. Okay students, गर्म होने का और ठंडा होने का किसी भी ऑब्जेक्ट का किसी एक स्केल पर नाप कर समझना, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर बोलते हैं. मतलब किसी सिस्टम के द्वारा हम उसको पैरामीटर के द्वारा नाप कर उसको समझना, ये दैट इज योर टेम्परेचर. यूनिट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं, यूनिट क्या होता है इसका. दैट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, दैट इज केल्विन. कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर एज डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट. ओके, SI यूनिट इसका क्या होता है टेम्परेचर का, दैट इज केल्विन. लेकिन कॉमनली इसका जो टेम्परेचर का हम लोग यूज करते हैं उसमें डिग्री सेंटीग्रेड में या फ़ारेनहाइट में उसको मेजर किया जाता है. ओके, नाउ we will study about thermometer. okay, thermometer क्या होता है और उसकी यूटिलिटी क्या है. ओके, थर्मोमीटर
the temperature of an object or body is measured by using a device called thermometer. ओके, हम किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम उसके तापमान को नापने के लिए एक डिवाइस का उपयोग करते हैं जिसे हम थर्मोमीटर कहते हैं. थर्मो इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स हीट. थर्मो मीन्स क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? हीट होता है. ओके, thermometer works on the principle of expansion of liquids on heating. Okay, thermometer works on principle of expansion of liquids on heating. थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर काम करता है? गर्म होने पर कोई भी लिक्विड या मेटल एक्सपेंड करता है, इस सिद्धांत पर ये काम करता है. A thermometer has two standard points on it called the fixed point of temperature and which always remain the same. Okay, थर्मोमीटर में दो स्टैंडर्ड होते हैं. एक फिक्स्ड पॉइंट होता है. फिक्स्ड पॉइंट मतलब कॉमनली जिस पर टेम्परेचर नॉर्मली आपके थर्मोमीटर का उस पर सेम बना होता है, जिसमें कोई अंतर नहीं होता है. The lower fixed point is the temperature at which ice melt at the sea level and the upper fixed point is the temperature at which pure water boils at the sea level. Okay, lower fixed point वो होता है जिस पर आइस सी लेवल पे मेल्ट हो जाती है, और अपर फिक्स्ड पॉइंट वो होता है जिस पर प्योर वाटर सी लेवल पर क्या हो जाता है? बॉयल करने लगता है. ओके, The three scales used for measurement of temperature are Celsius scale, Fahrenheit scale and Kelvin scale. Okay, Celsius scale is named after the Swedish scientist Anders Celsius. Okay, किसके नाम पर इसका रखा गया है सेल्सियस स्केल को? एंडर्स सेल्सियस के नाम पर. इन सेल्सियस स्केल द लोअर फिक्स्ड पॉइंट इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड. ओके, सेल्सियस पॉइंट पर सबसे लोएस्ट पॉइंट उसका क्या होता है? दैट इज 0. एंड द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 100. ओके, वो क्या होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 100 डिविजन्स. अब इन दोनों के बीच में जो डिविजन्स किए गए होते हैं वो 100 डिविजन्स पर बेस्ड होते हैं. ओके, फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम. अब अभी तक हमने सेल्सियस के बारे में जाना, अब जानते हैं फ़ारेनहाइट किसके नाम पर रखा गया है. फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर डेनियल जिब्रेल फ़ारेनहाइट. इनके नाम पर रखा गया था. इन फ़ारेनहाइट स्केल द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 212 फ़ारेनहाइट. ओके, इसका जो अपर पॉइंट होता है वो 212 होता है एंड द लोअर फिक्स पॉइंट इज 32 फ़ारेनहाइट. ओके, द इंटरवल बिटवीन द टू फिक्स्ड पॉइंट इज डिवाइडेड इनटू 180 डिविजन्स. यानी इन दोनों के बीच में कितने डिविजन्स होते हैं? 180 डिविजन्स होते हैं. ओके, वी विल स्टडी इट इन हायर क्लासेस in next classes. Now we will study the relationship between Celsius and Fahrenheit. Celsius और Fahrenheit के बीच में हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उसमें क्या रिलेशनशिप होता है. ओके स्टूडेंट्स, C/100 इक्वल टू F माइनस 32/180 ये फार्मूला है जिस पर कि हम नॉर्मली जिस पर हम टेम्परेचर का कन्वर्जन हम सीखेंगे. और C/5 इन इक्वल टू F माइनस 32/9. C that is temperature of in Celsius degree centigrade and F is temperature in Fahrenheit scale. Okay, the normal temperature, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, इसके आधार पर हम इसको क्लियर कर लेते हैं. The normal body temperature of a boy is 98.6 फ़ारेनहाइट. ओके स्टूडेंट्स, एक बॉय है जिसका टेम्परेचर क्या है? 98.6 फ़ारेनहाइट. कैलकुलेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस. ओके, सेल्सियस स्केल में उसको कैसे मेंटेन करेंगे? तो
तो यहाँ पर अभी हमने ये फार्मूला पढ़ा, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। ओके, यहाँ पर फ़ारेनहाइट में कितना दिया हुआ है टेम्परेचर, 98.6। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, जिसमें C/5 इक्वल टू 98.6 माइनस 32/9। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो टेम्परेचर क्या आएगा, दैट इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके स्टूडेंट, दस द टेम्परेचर इन द Celsius scale is 37 degree centigrade. Okay, now we will study about types of thermometer. थर्मोमीटर के कितने प्रकार होते हैं, दैट इज मेनली टू टाइप्स, दैट इज लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, लेबोरेटरी में जैसा कि आप अपनी लेबोरेटरी में देखेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा टेम्परेचर में लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जिसमें कि आप अच्छे से उसको देख सकेंगे। अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर मेजरिंग टेम्परेचर वाइल परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट करते समय हमको अगर टेम्परेचर में चेक करना है तो हम उसकी मदद से कर सकते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ फाइन कैपिलरी ट्यूब प्रोटेक्टेड बाय अ थिक ग्लास ट्यूब कॉल्ड स्टेम ऑफ अ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर के चारों तरफ एक ग्लास की लेयरिंग होती है, जो ग्लास का बना हुआ ट्यूब होता है जिसको हम स्टेम बोलते हैं, और उसके अंदर एक पतली सी फाइन कैपिलरी ट्यूब होती है। ओके, द लोअर एंड ऑफ द कैपिलरी ट्यूब इज कन्वर्टेड इनटू अ ग्लास बल्ब फिल्ड विद मरकरी। ओके, लास्ट पॉइंट में उसके क्या लगा होता है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें मरकरी भरी होती है। ओके, एंड द अपर एंड ऑफ द ट्यूब इज सील्ड, और जो उसका जो ऊपर का पार्ट होता है उसको क्या कर देते हैं, वो सील्ड होता है। द स्टेम इज मार्क्ड इन डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट, दोनों की मार्किंग की होती है। आप दोनों तरीके से टेम्परेचर को आप समझ सकते हैं। द कॉमनली यूज्ड लेबोरेटरी थर्मोमीटर हैव अ रेंज ऑफ -10 डिग्री टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी आपके लेबोरेटरी में जो थर्मोमीटर अवेलेबल है उससे आप -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान को आप नाप सकते हैं, माप सकते हैं। द अपर फिक्स्ड पॉइंट इज 110। ओके, उसका पीक पॉइंट क्या होता है, दैट इज 110। ओके, द लोअर फिक्स्ड पॉइंट दैट इज योर 110, और कम से कम हम उसका कितना माप सकते हैं, दैट इज 110। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जिसमें मरकरी थ्रेड आपको दिखाई दे रहा है, बल्ब ग्लास ट्यूब बल्ब कंटेनिंग मरकरी दैट इज योर ऑन द लोअर साइड, एंड रीडिंग दैट इज शोन हियर 25 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड this is known as stem, and capillary tube that is inner part. Okay, now when the thermometer is in the contact with the hot object, the mercury of the capillary tube is expand and rise up. जैसे ही किसी hot object के करीब में ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर जाती है, तुरंत ही मरकरी क्या हो जाती है, एक्सपेंड होना शुरू होती है, और वो टेम्परेचर को जिस पॉइंट तक पहुंचती है वहाँ से हम उसके क्लियरेंस को करके उसका हम टेम्परेचर बता सकते हैं। व्हेन द थर्मोमीटर इज इन द कॉन्टैक्ट विद अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, द मरकरी इन द कैपिलरी ट्यूब कंट्रैक्ट्स एंड फॉल डाउन। इस तरीके से सिकुड़ना शुरू हो जाती है और उसका मीटर डाउन हो जाता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ द हीट दैट कॉजेज एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन। क्यों? क्योंकि ये हीट के कारण क्या हो रहा है, हीट के कारण एक्सपेंशन हो रहा है, और कोल्डनेस के कारण क्या हो रहा है, ये कंट्रैक्शन हो रहा है। वी विल डिस्कस इट इन later chapter. Okay students, we have now studied about it. Then now we will read the temperature from the scale at which the mercury thread stand. It is the temperature of the hot water. For example, in the figure 4.4, the thermometer is showing the temperature of hot water taken in the beaker, as that is
80 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसा कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हॉट वाटर है जिसमें लेबोरेटरी थर्मोमीटर को रखा गया है और रखने के बाद इसके टेम्परेचर कितना शो किया गया है, आफ्टर हीटिंग ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड शो कर रहा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्लिनिकल थर्मोमीटर। द लेबोरेटरी थर्मोमीटर कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। हम इससे ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर को माप नहीं सकते हैं। ओके, एज सुन एज यू विल टेक द बल्ब ऑफ द लेबोरेटरी थर्मोमीटर आउट of your mouth, the level of mercury starts falling due to its contact with air. एयर के कांटेक्ट में होते ही जैसे ही आप उसको अपने माउथ में रखते हैं लेबोरेटरी थर्मोमीटर को, उसका टेम्परेचर डाउन होने तो तुरंत ही मरकरी का जो मीटर है वो एक्सपेंड न होकर के वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। दस इट कैन गिव अ रॉन्ग रीडिंग। इस तरीके से एक सही रीडिंग ये नहीं देगा। टू measure the body temperature, you need a thermometer in which the mercury level does not fall even when the thermometer is taken out from the mouth। यानी हम ऐसे जगह से हम उसका कैसे माप कर सकते हैं कि एक ऐसा थर्मोमीटर होना चाहिए जो इन्वायरमेंट के टच में आने के बाद भी उसका टेम्परेचर डाउन न होता हो। ओके, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, इट इज़ यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इट कैन नॉट बी यूज्ड। ओके, इसके लिए हम इसका यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसके लिए? ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम क्या यूज करेंगे? हम केवल और केवल उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं? ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मापने के लिए, और ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर के अलावा कहीं और हम उसका यूज नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ वी विल मेजर द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट ऑफ अदर देन ह्यूमन बॉडी। ओके, ह्यूमन बॉडी के अलावा हम किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को हम मेज़र कर सकते हैं। द कंट्रैक्शन ऑफ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज द सेम एज that of laboratory thermometer. The only difference is that there is a slight bend in the stem just above the bulb. ओके, अब देखिए इसमें अंतर हम क्या देखें? अंतर इसमें हम यही देखेंगे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा बेंडिंग है जिसको हम किंक बोलते हैं। किंक देखिए यहाँ बल्ब के ऊपर है, यहाँ पर थोड़ी सी बेंडिंग यहाँ पर है। ओके, यही मेन अंतर होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर और क्लिनिकल थर्मोमीटर में। लेबोरेटरी मीटर में ऐसा बना होता है। ओके, द ओनली दिस इज द डिफरेंस। दिस बेंड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ मर्करी बैक इनटू द बल्ब। ओके, बल्ब के अंदर मर्करी को वापस जाने से वो रोक देता है। व्हेन द थर्मोमीटर इज टेकन आउट ऑफ अ पर्सनस माउथ, जब किसी के पर्सन के मुंह से जब हम थर्मोमीटर को निकालते हैं तो उसके नीचे नहीं जाने देता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर हैज़ अ रेंज ऑफ 35 डिग्री सेंटीग्रेड टू 42 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी इसका लोअर पॉइंट का क्या होता है? दैट इज 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड अपर पॉइंट इज 42 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी नेवर गोज बियॉन्ड दीज लिमिट्स। यानी इस लिमिट से कम कभी भी ह्यूमन बॉडी का होता ही नहीं है टेम्परेचर। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.6 फ़ारेनहाइट। हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर? आइए अब हम जानते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज करते हैं। फर्स्ट, नोट द टेम्परेचर डिफरेंस इंडिकेटेड बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव मार्क्स। ओके, also note down the number of divisions between these marks and suppose the temperature difference that is 36 to 35 and there are 10 small divisions between them and then one small division is equal to 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। आप देख रहे होंगे उसमें अलग अलग डिविजन्स बने होते हैं जिसमें 1/10 एक बड़ी वाली लाइन के अंदर 10 लाइंस क्या होती हैं, उसमें 10 लाइंस बनी होती हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? उस एक लाइन अगर वो बढ़ता है दैट इज योर 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, वॉश द थर्मोमीटर बिफोर यूज परफेक्टली प्रेफरेबली
with an antiseptic solution and dry it using a cotton swab. ओके, आप उसको यूज करने के बाद अच्छे से उसको एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से उसको वॉश कीजिए और इसके साथ साथ उसको कॉटन से उसको हमें क्या कर देना चाहिए, उसे सुखा लेना चाहिए. होल्ड द थर्मोमीटर फर्मली एंड गिव इट अ फ्यू जर्क टू ब्रिंग द लेवल ऑफ मर्करी बिलो 35. ओके, उसको अच्छे से मजबूती से पकड़िए और उसको थोड़ा सा झटका दीजिए. जर्क मीन्स जर्क यानी थोड़ा सा झटका दीजिए. अब वह बिलो 35 वो सेटअप हो जाएगा. प्लेस द बल्ब द थर्मोमीटर अंडर योर टंग फॉर अबाउट 2 मिनट्स. अपनी टंग के नीचे उसको 2 मिनट के लिए थर्मोमीटर के बल्ब को आप रखिए. इन द केस ऑफ अ चाइल्ड प्लेस इट बिलो द आर्मपिट एंड नॉट इन द माउथ. अगर किसी बच्चे का आपको टेम्परेचर मापना है तो उसके माउथ में हम नहीं रखेंगे, हम उसके आर्मपिट में उसको यूज करते हैं. आफ्टर 2 मिनट्स टेक आउट द थर्मोमीटर एंड रीड द मर्करी लेवल ऑफ द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग इट हॉरिजॉन्टली इन द लाइन ऑफ साइट. जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसी के तरीके से आप इसको रख करके आप उसको उसके मेजरमेंट को पढ़ सकते हैं. ओके, जैसा कि दिस विल गिव योर बॉडी टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड सम थर्मोमीटर्स आर मार्क्ड इन डिग्री फ़ारेनहाइट. सेल्सियस में भी होता है और फ़ारेनहाइट में भी होता है. दीज थर्मोमीटर्स हैव अ रेंज फ्रॉम 1994 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 फ़ारेनहाइट. और या तो हम इसी को 35 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक वेरिएबल होता है. ओके, नाउ we will read here next point. Precautions to observe while reading a thermometer. अगर हम रीडिंग ले रहे हैं तो थर्मोमीटर से हमको प्रिकॉशन क्या रखना चाहिए. थर्मोमीटर शुड ऑलवेज बी वॉश्ड आफ्टर यूजिंग. ओके, यूज़ आपने किया तो फिर उसको वॉश जरूर कीजिए. रीड द थर्मोमीटर बाय होल्डिंग horizontally so as to keep the level of mercury along with line. ओके, आप जब भी उसको रीडिंग आपको पढ़ना है तो आप उसको हॉरिजेंटली रख करके उसको उसकी रीडिंग को समझेंगे. हैंडल द थर्मोमीटर विथ केयर. उसको सावधानी से रखिए, अदरवाइज अगर वो किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से उस पर चोट लगती है तो वो टूट सकता है. डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट. जब आप उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हो तो आप बल्ब वाले पार्ट को नहीं पकड़ेंगे, आप उसके बैक वाले पार्ट को पकड़ेंगे. ओके, अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन द सनलाइट आर नियर द फ्लेम. ओके, इट में ब्रेक. अगर आप उसको सनलाइट के आसपास रखते हैं या हीट के करीब रखते हैं तो वो टूटने का डर रहता है, क्योंकि ये किसका बना होता है, दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास. ये कांच का बना होता है. ओके स्टूडेंट्स, नाउ इफेक्ट्स ऑफ हीट. हीट का इफेक्ट क्या होता है. when you feel an object may changes take place. To understand this, let us do a simple activity. Take a vessel and put a few pieces of raw vegetable in it. Fill the vessel up to the brim with water and close it tightly with a lid. Heat the vessel till water starts boiling vigorously. What do you observe? You observe that water becomes hot as the water heats up further and its become overflow volumes increases. Thus heat causes expansion. इस तरीके से देखिए, इसमें क्या बताया जा रहा है कि आप किसी एक बर्तन को लीजिए, उसको कहाँ तक भर देना है, उसको उसके गले तक ऊपर तक पूरा भर देना है और उसमें कुछ वेजिटेबल्स को आपको रख देना है और फिर उसको हीट करना है. और तेज़ हीटिंग होने के बाद आप क्या देखते हैं कि जैसे ही वो हॉट होता है तो पानी का जो लेवल होता है वो बढ़ जाता है. इट बिगिंस टू ओवरफ्लो. और इस तरीके से ओवरफ्लो भी होना स्टार्ट हो जाता है. इस तरीके से हम बोल सकते हैं हीट कॉजेज एक्सपेंशन. देखिए, आपने जो पानी तो रखा था लेवल तक ही, लेकिन जब उसको आपने हीट किया तब वो पानी उसके
आपके यूटेंसिल बर्तन के बाहर चला गया, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, आपके वाटर का जो लेवल था वो इंक्रीज हो गया। ये क्यों हुआ? ड्यू टू एक्सपेंशन, ये हीट के कारण उसमें एक्सपेंशन हुआ, उसमें प्रसार या विस्तार हो गया। एज द वाटर बॉयल्स स्टीम ऑल्सो गोज आउट ऑफ द वेसल बाय पुशिंग द लीड। ओके, आप ढक्कन अगर रख देते हैं तो आप देखेंगे स्टीम बॉइलिंग के बाद जो स्टीम निकलने लगता है वो लीड को प्रेशर के द्वारा उसको उठा देता है। वाटर चेंजेस इट्स स्टेट ड्यू टू हीट, वाटर की स्टेट बदल जा रही है, क्यों? हीट के कारण। आफ्टर सम टाइम द पीस ऑफ वेजिटेबल गेट कुक्ड, और आपका जो वेजिटेबल आपने उसमें रा रखा था कच्चा वो पक जाएगा। ओके, सो वी कैन सी दैट हीट कॉजेज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, एक्सपेंशन एंड केमिकल चेंज। इस तरीके से उसके स्थिति में भी परिवर्तन हो गया, मतलब अभी वो सॉलिड था लेकिन अभी वो कैसा हो गया, उसकी लेवल में चेंजिंग आ गई, एक्सपेंड भी हो गया और इसके साथ साथ केमिकल चेंजिंग भी हो गई। ये सभी प्रक्रियाएं एक साथ होती हैं। ओके, नाउ हीट कॉजेज एक्सपेंशन, हम इसको थोड़ा और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं कि रियली ऐसा होता है, और होता है तो क्यों होता है, कि हीट करने के बाद एक्सपेंड क्यों होना शुरू हो जाता है, कोई भी चीज़ उसकी आकृति में वो एक्सपेंड बढ़ना क्यों शुरू हो जाता है। ऑल द सब्सटेंसेस वेदर सॉलिड लिक्विड और गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग, यानी सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, अगर आप उसको हीट करते हैं तो वो क्या होगा, वो उसका बढ़ना, उसका प्रसार होना श्योर है। कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग, और जैसे ही उसकी हम कूलिंग करेंगे वो कम हो जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट सिकुड़ जाता है। हाउएवर द एक्सटेंट ऑफ एक्सपेंशन इज डिफरेंट फॉर सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, लेकिन जितने भी सॉलिड लिक्विड गैस हैं सबके एक्सपेंशन की भी अपनी एक लिमिट होती है। ओके, नाउ वी विल स्टडी एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। सॉलिड्स में देखते हैं कि सॉलिड्स में एक्सपेंशन किस लेवल तक होता है, कैसे होता है, क्यों होता है। द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, जैसा कि हम लोग जानते हैं सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बड़े ही क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी करीब करीब होते हैं, नज़दीक नज़दीक पास पास होते हैं। द पोजीशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स इज ऑलमोस्ट फिक्स्ड इन सॉलिड्स। ओके, ये इसी कारण से ये सॉलिड होते हैं। द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ओके, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अंतर होता है, जो थोड़ी दूरी होती है, जो स्पेस होता है, उसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो थोड़ी दूरी होती है, डिस्टेंस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ओके, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल इन सॉलिड्स। सॉलिड में ये लगभग ना के बराबर होता है, यानी बहुत थोड़ा सा ही होता है। दस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एमंग द मॉलिक्यूल इज वेरी स्ट्रांग, क्योंकि ये बहुत करीब होते हैं इसलिए इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होता है। दीज मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट दियर मीन पोजीशन, केवल वो अपनी पोजीशन के लिए केवल वाइब्रेट ही कर सकते हैं, यानी द मॉलिक्यूल्स ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, ये अपने केवल विशेष स्थान पर रहकर केवल वाइब्रेट ही कर सकते हैं। ऑन हीटिंग अ सॉलिड द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग, जैसे ही इनको हम हीट करते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं। एज अ रिजल्ट द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज, इस तरीके से क्या हो जाता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस यानी एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है वो बढ़ने लगता है। दस द space occupied by the molecular space, that is volume of solid, increases. in the simple word solid expansion heating। इस तरीके से जब हम किसी सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं तो वो बढ़ जाता है, उसकी आकृति बढ़ जाती है। नाउ एक्सपेंशन इन लिक्विड्स, द molecules in the liquids are less closely packed as compared to the molecule in solid। solid की अपेक्षा
इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये दूर दूर होते हैं। दस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन द लिक्विड इज मोर। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, अलग सभी मॉलिक्यूल्स के बीच में दूरी अधिक होती है। एज द मॉलिक्यूल्स आर एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम ईच अदर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नॉट वेरी स्ट्रांग इन लिक्विड। इस तरीके से जितनी स्ट्रांगनेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सॉलिड्स में थी, लिक्विड्स में उतनी नहीं होती है, यानी इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। द मॉलिक्यूल्स कैन दस मूव फ्रीली इनसाइड द लिक्विड। और इस तरीके से ये जो लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये फ्रीली मूवमेंट कर सकते हैं। ऑन हीटिंग अ लिक्विड द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट वाइब्रेटिंग फास्टर। जैसे ही हम उसको हीट करना स्टार्ट करते हैं ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगता है। एज अ रिजल्ट देयर इंटर मॉलिक्यूलर स्पेसेस इंक्रीज। इस तरीके से मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। दिस लीड्स टू इंक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। और इस तरीके से वॉल्यूम क्या हो जाता है, इसका बढ़ जाता है। इन सिंपल वर्ड लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन हीटिंग। लिक्विड भी हीट करने पर एक्सपेंड होते हैं, यानी ये भी फैलते हैं। एक्सपेंशन इन लिक्विड इज मोर देन सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स की तुलना में इनमें एक्सपेंशन अधिक होता है। ओके, क्यों? क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं और ये इजीली एक स्थान से दूसरे स्थान को घूम सकते हैं। एक्सपेंशन इन गैसेस। ओके, गैसेस में आइए देखते हैं। द मॉलिक्यूल्स इन गैसेस आर वेरी लूजली पैक्ड एज कंपेयर टू द मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड। लिक्विड की तुलना में ये जो गैसियस कंटेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये और लूजली पैक्ड होते हैं, इनमें दूरी ये अधिक दूर दूर ये होते हैं। दस द स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन मैक्सिमम इन गैसेस। गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस होता है ये सबसे अधिक होता है। हेंस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। इस प्रकार से इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कम होता है सॉलिड और लिक्विड की तुलना में। ओके, ऑन हीटिंग अ गैस द मॉलिक्यूल्स स्टार्टिंग मूविंग मोर विग्रसली। ओके, जैसे ही हम गैस को हीट करते हैं वो बहुत तेजी से वो क्या करना शुरू कर देता है, मूवमेंट शुरू हो जाता है उसमें। एज अ रिजल्ट द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीजेज। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाता है, वो बढ़ जाता है। दिस कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। और इस तरीके से वॉल्यूम जो उसकी जिस बर्तन में हम रखते हैं उसमें वो एक आकृति लेकर के वो क्या हो जाता है, वो पूरे जगह को स्पेस को घेर लेता है। इन सिंपल वर्ड गैस एक्सपेंड ऑन हीटिंग। सिंपली अगर हम इसको समझना चाहें तो इसका क्या मतलब हुआ, यानी गैस को हीट करने पर उसमें भी प्रसार होता है, वो भी फैलता है। देयर एक्सपेंशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड्स। ओके, इनका एक्सपेंशन सॉलिड और लिक्विड की तुलना में सबसे अधिक होता है। इसलिए आप देखते हैं कि अगर घर के किसी एक कोने में इंसेंस स्टिक यानी अगर अगरबत्ती जलाई जाती है तो दूसरे कोने तक उसकी सुगंध फैल जाती है। क्यों? क्योंकि इसका एक्सपेंशन सबसे अधिक होता है। ओके, एक्सपेंशन अराउंड अस। यू मस्ट हैव सीन द वन एंड ऑफ स्टील ब्रिज। ओके, आपने ऐसा देखा होगा कि स्टील ये जो लोहे का जो आपने पुल देखा होगा वहाँ पर जैसा कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पर गैप बीच में दिया होता है। इज मेड टू रेस्ट ऑन rollers. Enough space is provided between the rollers for expansion on steel during summer. Okay, आपने ब्रिज लोहे का जो ब्रिज बना होता है उस ब्रिज में आप देखते होंगे कि बीच में स्पेस होता है। ये स्पेस क्यों दिया है, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं रोलर्स हैं, रोलर्स के बीच में यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है ताकि गर्मियों के दिनों में स्टील अगर एक्सपेंड अगर करे वो तो किसी प्रकार का कोई नुकसान न होने पाए। ओके, नाउ द फायर अलार्म कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल स्ट्रिप। ऐसे ही फायर अलार्म जो होता है उसमें 2 मेटल स्ट्रिप होते हैं, वन ऑफ आयरन एंड अदर ऑफ ब्रास। एक ब्रास का बना होता है, एक आयरन का। व्हेन द ब्रास स्ट्रिप इज हीटेड, जब ब्रास हीट होता है तो वो एक्सपेंड होकर के इट बेंड्स द साइड ऑफ आयरन स्ट्रिप, वो आयरन स्ट्रिप की ओर
बढ़ जाता है और इस तरीके से सर्किट पूरा हो जाता है. सर्किट कंप्लीटेड एंड द बेल स्टार्ट्स रिंगिंग टू गिव एन अलार्म. अब अलार्म देने के लिए वो बेल बजना शुरू हो जाती है. एज द फायर इज पुट आउट द स्ट्रिप गेट्स कूल्ड एंड स्ट्राइटेंड अप अगेन. और जैसे ही फायर आग बुझा दी जाती है, अब वो स्ट्रिप कूल होता है तो वो धीरे धीरे वो अपने जगह पर वो उसकी आकृति छोटी हो जाती है कूल होने पर, और इस तरीके से सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है और स्विच ऑफ हो जाने से अलार्म अपने आप ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है. सेम एज ड्यूरिंग समर द आयरन एक्सपेंड टू अलाउ एक्सपेंशन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द टू सेक्शंस ऑफ द रेल ट्रैक्स. आपने देखा होगा कि रेलवे ट्रैक में देखे होंगे कि दो ट्रैक जहाँ पर मिलते हैं उस ट्रैक के बीच में गैप दिया जाता है ताकि गर्मियों में क्या हो सके, अगर एक्सपेंशन हो तो जो रेलवे ट्रैक्स हैं वो टूटने ना पाए. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लिक्विड्स thermometers are also based on the fact that liquid expand on heating. ओके, जैसा कि अभी हमने आप लोगों ने पढ़ा है, इसमें थर्मामीटर, लिक्विड थर्मोमीटर जो भी होते हैं ये भी इसी सिस्टम पर, इसी थियरी पर, प्रिंसिपल पर ये वर्कआउट करते हैं कि जैसे ही हीट मिलता है तुरंत ही क्या होता है, जो मरकरी है वो एक्सपेंड करता है और एक्सपेंशन के बाद वो थर्मोमीटर पर, स्केल पर उसका मेजरमेंट हो जाता है. नाउ ट्रांसफर ऑफ हीट. आइए अब देखते हैं कि हीट का ट्रांसफर कैसे होता है. व्हेन हॉट टी इज कप in a cup is poured in a saucer, it is observed that the saucer gets warmer and the tea that is little cooler. आप देखते हैं कि प्लेट में आप अगर चाय कप और इसके साथ साथ प्लेट लेकर के आते हैं और उसमें चाय लिए हैं, आप अपने चाय को सॉसर में यानी तस्तरी में आप उसको उड़ेल दीजिए. आप देखते हैं कि जो हीट होती है वो बर्तन में फैल जाती है, जिसके कारण से जो लिक्विड होता है वो कम समय में ही वो कूल डाउन हो जाता है. while the saucer gains some heat and get warmer. Okay, like this. The flow of heat from an object at a higher temperature to another object to another part of the same object at the lower temperature is called transfer of heat. यानी हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर तापमान को कम होना, जाना, टेम्परेचर कम होना, इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं. ओके, इमेजिन योर टीचर हैज डिस्ट्रीब्यूटेड नोटबुक्स टू द स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम. ही कैन डू इट इन 3 ways. जैसे अगर बुक आपको क्लास में किसी बच्चे को हमने बच्चों को एक लाइन में खड़े कर दिया और हमें बुक को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम 3 तरीके हम अपना सकते हैं. ही कैन हैंड ओवर द नोटबुक टू द फर्स्ट स्टूडेंट एंड आस्क इज टू पास द नेक्स्ट स्टूडेंट. हम ये कर सकते हैं, एक बच्चे को हमने ये बुक दिया और दूसरे वाले को हमने कहा कि तुम इसको बगल वाले को पास आउट कर दो. ओके, इन दिस वे द लास्ट स्टूडेंट कैन रिसीव his or notebook without actually moving from his or place. Okay, बिना वो अपने जगह से हिले, बिना अपने जगह से हटे उसको उसका बुक मिल सकता है. द टीचर में आस्क ऑल द स्टूडेंट्स टू लाइन अप. ओके, एक ही जगह पे बैठे हैं और ट्रांसफर करते हुए वो उनके पास पहुंच जाता है. द टीचर में आस्क ऑल द स्टूडेंट टू लाइन अप. सभी को लाइन से खड़े हो जाने के लिए भी कह सकते हैं. कॉल वन स्टूडेंट आफ्टर one other to come receive his her book and go back. या तो हम ये भी कर सकते हैं कि उनको बुलाए और उनके बुक को वापस दे दिया और वो लेकर चले गए. द टीचर में थ्रू द बुक डायरेक्टली टू द स्टूडेंट विदाउट डिस्टर्बिंग दोज इन बिटवीन. किसी को बिना डिस्टर्ब किए सीधे उसको क्या कर सकते हैं, फेंक करके भी दे सकते हैं, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं. ओके, similarly in nature there are 3 distinct ways in which heat is transferred. These are
कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यही 3 तरीके हैं। जैसा कि आपने ये तरीका पढ़ा है उसी तरीके से यहाँ पर हीट का भी ट्रांसफ़र करने का 3 नियम है, दैट इज कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। आइए अब हम लोग कंडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। व्हेन यू हीट 1.5 स्टील स्पून बाय कीपिंग इट ओवर बंसन बर्नर, you find that the other end also become hot after some time। आप देखते हैं कि अगर आप एक स्पून को बंसन बर्नर पर आप हीट करने के लिए रख दीजिए, थोड़ी ही देर में आप देखेंगे कि उसका दूसरा साइड भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, वो भी गर्म हो जाता है। इन दिस केस heat is transferred from the hot end of the spoon to its cold end by the conduction के थ्रू, यानी हीट क्या हो गई, एक प्लेस से दूसरे प्लेस को चली गई। ओके, नाउ डेफिनेशन इसका कैसे लिखेंगे। कंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड विदाउट एनी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द मटेरियल। मटेरियल के किसी भी मॉलिक्यूल के रियल मूवमेंट के द्वारा ही हीट का ट्रांसफ़र हो जाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, दैट इज योर कंडक्शन। कंपेयर दिस मेथड टू हैंडिंग ओवर द नोटबुक टू द फर्स्ट स्टूडेंट आस्किंग हिम टू पास इट टू द नेक्स्ट स्टूडेंट टू द प्रीवियस एक्टिविटी। जैसा कि हमने एक बुक आपको दिया और उनसे कहा कि इस बुक को आप पास करते जाइए और लास्ट स्टूडेंट तक पहुंचाना है, ऐसे ही इसको हम क्या बोलते हैं, बाय द दैट विल टेक्स प्लेस बाय द कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। ओके, और ये होता किस में है, केवल इसमें सॉलिड में ही ऐसा हो सकता है। ओके, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट, इसके लिए कंडीशन क्या क्या होने चाहिए। हीट कैन बी कंडक्टेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ओनली व्हेन दे आर इन द कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में ही होने चाहिए एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसके साथ साथ अलग अलग तापमान भी होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, now we will study here, okay, that is your, we have completed here, that is conduction, and after the conduction we will study here about good or bad conductors. Okay students, what are good and bad conductors? Take a hot water in a beaker, collect some articles such as a steel spoon, plastic scale, a pencil and a driver. Dip one of the end each of those articles in a hot water as shown in figure। जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, डिफरेंट टाइप्स के प्लास्टिक्स के, स्टील के, डिफरेंट आप मटेरियल्स लीजिए, पेंसिल लीजिए, उसको उसमें आप गर्म पानी में उसको डाल दीजिए। आफ्टर फ्यू मिनट्स टच द अदर एंड ऑफ द ईच आर्टिकल। अब हर एक सामान के दूसरे वाले भाग को आप क्या करिए, टच करके देखिए। अब आप क्या पाते हैं, द स्टील स्पून एंड द डिवाइडर गेट हॉट but are made up of metals, okay, they allow heat to pass through them, they are conductors। okay, अब देखिए स्टील स्पून और डिवाइडर, ये ये बहुत जल्दी से ये गर्म हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि ये मेटल है, और मेटल क्या करते हैं, मेटल से होकर के हीट इजीली पास हो जाता है, और ऐसे आर्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसी वस्तुओं को हम कंडक्टर्स बोलते हैं। द प्लास्टिक स्केल पेंसिल दैट डू नॉट गेट हॉट, द स्केल इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक वेयर एज द पेंसिल इज मेड अप ऑफ वुड। बोथ प्लास्टिक एंड वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम, दे आर इंसुलेटर्स। देखिए अब जो डिफरेंट नॉन मेटल्स थे उनसे होकर के हीट बाहर नहीं गया, क्यों नहीं गया, क्योंकि वो क्या हैं, दे आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स एंड दे आर नोन एज इंसुलेटर्स। ओके, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इंसुलेटर बोलते हैं। आइए अब हम लोग जानते हैं इसकी
रियल डेफिनेशन क्या हम लिख सकते हैं? द मटेरियल दैट अलाउज हीट टू पास थ्रू देम क्विकली आर कॉल्ड एज गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी ऐसे मटेरियल जिनसे हो करके हीट ईजिली एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ट्रांसफ़र हो सकता है, उसे हम कंडक्टर्स बोलते हैं, गुड कंडक्टर्स बोलते हैं। ऑल द मेटल्स लाइक सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम दैट आर गुड कंडक्टर्स, ओके, like brass, stainless steel are good conductors of heat. The material that do not allow to pass through them quickly are called bad conductors of heat or insulators. मतलब ऐसे मटेरियल जिनसे हो करके हीट इजीली पास नहीं हो पाता है तो उनको हम क्या बोलते हैं? इंसुलेटर्स बोलते हैं। दे आर पेपर, वुड, लेदर, रबर, मड, plastics, etc. are bad conductors of heat or insulators. Pure air and distilled water are also bad conductor of heat. याद रखिएगा इसको, ये हमेशा आपके सामने ये बात आता रहेगा। प्योर वाटर भी अच्छा कंडक्टर ये होता है, ओके, बैड कंडक्टर होता है, मतलब इससे भी हो करके इलेक्ट्रिसिटी या हीट का ट्रांसफ़र जल्दी नहीं हो पाता है। मोस्ट लिक्विड्स एंड गैसेस आर बैड कंडक्टर्स। मोस्टली जितने लिक्विड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स ही होते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द यूसेज ऑफ गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। द मटेरियल दैट आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, the materials that are good conductors of heat are used wherever heat is to be transferred fast. For example, cooking utensils are usually made up of metals like copper, aluminum, alloy because they are good conductors. Okay, इनका यूज़ क्या है? मतलब जो मटेरियल हीट के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं, यानी जिनसे होकर हीट इजीली ट्रांसफ़र हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए विभिन्न प्रकार के जो हमारे घरों में किचन्स में जो बर्तन यूज होते हैं वो मेटल, कॉपर के बने होते हैं, इनसे हीट इजीली पास आउट हो जाता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर्स, हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। इनको घर में क्यों यूज किया जाता है? इनको यूज नहीं किया जाना चाहिए, उसकी जगह पे लकड़ी का बना हुआ सब कुछ सिस्टम होना चाहिए। नहीं, क्यों? क्योंकि इनसे होकर के हीट कम समय में ट्रांसफ़र हो जाता है और हम उसका वर्कआउट कर पाएंगे। ओके, नाउ यूजेज ऑफ बैड कंडक्टर्स। अब देखिए, आप देखते होंगे कि आप जो भी कुकर, प्रेशर कुकर का हैंडल, ओके, ये किसका बना होता है? दैट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक। वाई इट इज़ सो? ये तो मेटल का ही होना चाहिए था। मेटल का होने से क्या हो जाता है? आपका हाथ जल जाता है जब आप कुकिंग करते हैं। ओके, अप्लायंसेस लाइक कुकिंग पैन, pressure cooker, electric iron and electric kettle have wooden or bakelite plastic handle because these materials are bad conductors of heat. They do not allow heat to pass through them quickly, hence the heat from the hot appliances does not flow to our hand. As a result, we are able to hold the appliances by their handles even when they are hot. Okay, इतने गर्म होते हैं, उसमें जो खाना आपने पकाया है वो बहुत ही हीट है, आपका हाथ जल सकता है, लेकिन वो प्लास्टिक होने की वजह से, क्योंकि वो बैड कंडक्टर होता है, उससे हीट आपके हाथों तक नहीं पहुंच पाता है। ओके, नाउ फॉल सीलिंग आर जनरली मेड अप ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। फॉल सीलिंग जो होती है वो सीलिंग किसका बना होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, एस्बेस्टस या वुडन प्लाईवुड का बना होता है, जैसा कि आप देखते होंगे घरों में। दे प्रोवाइड अ लेयर ऑफ एयर बिटवीन द टू सीलिंग दैट कीप्स द रूम वार्म ड्यूरिंग विंटर एंड कूल ड्यूरिंग समर। इससे क्या बेनिफिट होता है? अब देखिए, एक तो आपका रूफ ऊपर वाला हुआ और मिड में एक किसका बन गया? दैट इज मेड अप ऑफ वुड और प्लाईबोर्ड का बना हुआ है। इन दोनों के बीच में एयर भरा हुआ है। अब एयर क्योंकि बैड कंडक्टर होता है, इसलिए वो सर्दियों में क्या करता है? सर्दियों में कमरे को गर्म और गर्मियों में उसको ठंड बनाए रखता है। ओके, इट प्रिवेंट्स द ट्रांसमिशन ऑफ हीट फ्रॉम ईदर साइड्स। अब दोनों साइड से
वो हीट के ट्रांसमिशन को रोक देता है। ओके, वुलन गारमेंट्स के बारे में देख लीजिए। विंटर में हम लोग जो वुलन गारमेंट्स पहनते हैं तो पहनने से वो उसमें हमको गर्मी का अनुभव क्यों होता है? इन द विंटर वी वियर वुलन क्लॉथ्स। वूल इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, राइट? इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर हीट है उसे बाहर नहीं जाने देता है। ओके, मोर ओवर द एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द बिटवीन। ओके, in the between, then what will happen with us? Then we feel the wool fibers. Air is also a bad conductor of heat. Both air and wool prevents the flow of heat from our body to the cool surrounding. अब एक तो wool और दूसरा उनके बीच में जो एयर भरा हुआ है, ये दोनों क्या करते हैं कि सराउंडिंग में जो टेम्परेचर है उस साइड में हमारी बॉडी के टेम्परेचर को जाने से रोकते हैं, और इस तरीके से ये हमारी बॉडी को सर्दियों में गर्म रखने में ये मदद करते हैं। ओके, सो वी फील वार्म ड्यूरिंग विंटर। नाउ इग्लूज। अब इग्लू के बारे में आपने एस्किमो के बारे में आपने क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा। एस्किमो में डबल वॉल्ड हाउसेस कॉल्ड इग्लूज। वो एस्किमो वो क्या बनाते हैं? इग्लू बनाते हैं जो 2 लेयर की होती है। ओके, और बनते किसके हैं? आइस ब्लॉक्स के। एयर इनक्लोज्ड in between double walls prevents the transmission of heat generated within the igloo and hence it keeps them warm. ओके, जैसा कि आप देख रहे हैं एयर इंट्रैप्ड और आइस ब्लॉक्स बना हुआ है, इसके बीच में जो एयर इंट्रैप्ड है, जो बीच में एयर भरा हुआ है, ये हीट को रोक देता है, ये बाहर नहीं जाने देता है, और इस तरीके से इनका जो कमरा होता है वो गर्म बना रहता है। Okay students, now double walls. The walls and doors of a refrigerator have 2 layers with an insulating material in middle. Okay, आप देखिए, जब आप देखते होंगे कभी अपना रेफ्रिजरेटर आप ओपन सर्विसिंग करवाते हुए आप उसे देखेंगे तो बीच में एक इंसुलेटर डाला गया रहता है, जो उसको एयर, उसकी वजह से, उस इंसुलेटर की वजह से और एयर की वजह से मिड का जो टेम्परेचर, जो रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर होता है वो ऑलरेडी हमेशा एक जैसा बना रहता है। और ये क्या प्रिवेंट करता है? इन द मिडल दिस मटेरियल एंड द एयर इंट्रैप्ड बिटवीन द 2 वॉल्स प्रिवेंट द हीट फ्रॉम एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर। अब देखिए, ये जो बीच में जो एयर है और जो वहाँ पर एक मटेरियल लगा हुआ है, वो हीट को न बाहर जाने देता है, बाहर जाने से रोक देता है। ओके, द सेम इज ट्रू इन केस ऑफ डबल वॉल्ड कोल्ड स्टोरेज एंड डबल वॉल्ड आइस बॉक्स। डबल वॉल्ड आप देखते हैं आइस बॉक्स या हो या तो आपका कोल्ड स्टोरेज, है, दोनों में वही सेम बातें होती हैं। लाइक दिस गनी बैग्स, आप देखते होंगे कि आइस जब आता है आपके यहाँ पर तो आइस को उसमें गनी बैग्स में उसको कवर करके रख दिया जाता है। ओके, देखिए आखिर से क्या बेनिफिट होता है। द स्लैब्स ऑफ आइस आर कवर्ड विद गनी बैग्स। द मटेरियल यूज टू मेक गनी बैग इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि उसका जिससे वो बना होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, एंड डज नॉट अलाउ द हीट टू फ्लो फ्रॉम आउटसाइड टू द आइस। आइस से जो उसका आइस का टेम्परेचर है उसे बाहर की ओर जाने से रोकता है। मोरओवर द एयर फिल्ड इन बिटवीन द स्पेसेस ऑफ द गनी बैग फर्दर स्टॉप्स द ट्रांसमिशन, और जो एयर उसके बीच में भरा हुआ है वो भी उसकी टेम्परेचर को ट्रांसमिट होने से रोकता है। ऑन द हीट फ्रॉम वन साइड फ्रॉम आउटसाइड एंड प्रिवेंट्स द आइस फ्रॉम मेल्टिंग, और इस तरीके से आइस को ये मेल्ट होने से बचा लेता है। ओके स्टूडेंट्स, now we will study here about convection. Okay students, what is convection? Most of the liquids and the gases are the bad conductors of heat. जैसा कि आप जानते होंगे कि
अधिकतम लिक्विड और गैसेस क्या होते हैं, ये हीट के बैड कंडक्टर्स होते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट बी हीटेड बाय द कंडक्शन, और उन्हें हम कंडक्शन के द्वारा उनको हम हीट नहीं कर सकते हैं। देन हाउ आर दे हीटेड, तो उनको हीट कैसे किया जाता है? द लिक्विड्स एंड गैसेज आर हीटेड बाय अनदर प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर कॉल्ड कन्वेक्शन। हीट ट्रांसफर का एक सिस्टम होता है जिसे हम कन्वेक्शन कहते हैं, उस सिस्टम के द्वारा उसको हीट किया जाता है। द फॉलोइंग ओके, अब आइए हम ये जानते हैं कि कन्वेक्शन हम किसे कहते हैं। ओके, इस प्रोसेस के थ्रू आप समझ पाएंगे। द प्रोसेस of transfer of heat in liquid or gas by the actual movement of molecules of the liquid or gas is called convection। ओके, आप जैसे ही किसी बॉटल में आप पानी रखते हैं, उसको गर्म जब करना शुरू कर देते हैं, तो एक जो मॉलिक्यूल होता है वो राउंड करके अपनी हीट एनर्जी को वो लेकर ऊपर की ओर जाता है, और जो जिसके अंदर एनर्जी नहीं होती है वो फिर कहाँ पर, जिस पार्ट में हीट होता है वहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से जो लिक्विड और गैस होते हैं, इसमें जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये मूवमेंट करने के बाद ही, एक्चुअल मूवमेंट के कारण ही हीट का ट्रांसफ़र हो पाता है। जैसे कि आप कंपेयर करने में केस, जैसा कि अभी आपने एक मेथड के बारे में, केस के बारे में पढ़ा है, व्हेन स्टूडेंट कम वन बाई वन टू रिसीव दियर नोटबुक एंड गो बैक। जैसे अगर मेरे पास नोटबुक है, मैं बुला रहा हूँ कि एक एक करके आइए और अपना अपना नोटबुक लेकर जाइए, तो ऐसे ही क्या हो जाता है, उस समय एक एक जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हीट लेते हैं, लेकर के फिर वापस वो दूरी पर चले जाते हैं। इस तरीके से हर एक मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और इस तरीके से जो वाटर आपने बीकर में रखा है गर्म करने के लिए, या तो किसी यूटेंसिल में आप पानी को गर्म करने के लिए रखते हैं, तो वो क्या हो जाता है, दैट बिकम हॉट। इन लिक्विड एंड गैसेस हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन बिकॉज देयर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव। यहाँ पर देखिए, यहाँ मॉलिक्यूल्स क्या हैं, दे आर फ्री है, ये घूम सकते हैं एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक। लेकिन सॉलिड में क्या वो घूम सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से टाइटली पैक्ड हैं। ओके, द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड and their movement is not possible, so convection does not take place in solid। ओके, इस तरीके से सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो टाइटली क्या होते हैं, वो एक दूसरे में बॉन्डिंग उनकी बहुत ही टाइट होती है। ओके, नाउ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ कन्वेक्शन करंट। वेंटिलेटर्स, रूम्स आर प्रोवाइडेड with ventilators and exhaust fan near the top of the side wall। ओके, साइड वॉल के करीब में एग्जॉस्ट और वेंटिलेटर्स लगे होते हैं। ओके, द एयर वी ब्रीथ आउट इज वार्मर। हम जो ब्रीदिंग के बाद जो एयर निकलता है वो क्या होता है, दैट इज वार्मर। हेंस लाइट एयर लाइटर देन द एयर अराउंड अस। हमारे आसपास जो हवा है उसकी तुलना में वो क्या होता है, ये हल्का होता है। ओके, हल्का होता है, तो फिर उसका देखें क्या असर उसका पड़ता है, लाइटर अराउंड अस, इट मूव्स अप इन द रूम एंड escapes थ्रू द वेंटिलेटर्स और एग्जॉस्ट फैन। अब वो हवा उठते हुए ऊपर की ओर चला जाता है, और ऊपर जाने के बाद वेंटिलेटर से या तो एग्जॉस्ट फैन से वो बाहर चला जाता है। ओके, इट इज़ कूलर एंड टेक्स द प्लेस ऑफ वार्म एयर राइजिंग अपवर्ड एंड दस अ कन्वेक्शन करंट इट सेटअप। ओके, इस तरीके से क्या हो जाता है, जो गर्म हवा था वो ऊपर चला जाता है और वो बाहर निकल गया, और जो ठंडी हवा है वो हमारे विंडो से अंदर की ओर आ जाती है। लाइक दिस इन चिमनीज, फैक्ट्रीज की चिमनी के बारे में जान लेते हैं। चिमनीज आर फिटेड इन द फैक्ट्रीज टू रिमूव अनडिजायरेबल फ्यूम एंड स्मोक। जो भी अनडिजायरेबल जो भी फ्यूम्स और स्मोक्स हैं, उनको ये बाहर करने के लिए इनको लगाया जाता है। ओके, अब देखिए, अब जब यहाँ पर है तो ये किस तरीके से ये वर्कआउट कर रहे हैं, यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, नाउ
when smoke or fumes and hot furnaces gases are lighter than the air। अब जो भी एयर है, फ्यूम्स हैं, वो सभी क्या हैं, सराउंडिंग के एयर की अपेक्षा में वो लाइटर हैं, इसलिए ये ऊपर की ओर उठते हुए चले जाते हैं। देयरफॉर दे राइज अप एंड एस्केप थ्रू द चिमनी, और इस तरीके से वो बाहर की ओर निकल जाते हैं। देखिए, जो भी फ्यूम्स होते हैं, धुएं होते हैं, या तो अनदर गैसेस हैं, ये गर्म होने के कारण ये हल्की होती हैं, तो इसलिए वो हल्के होने के कारण ये चिमनी से होकर बाहर निकल जाती हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ रूम हीटर। अब देखिए, रूम हीटर को इट इज़ एडवाइजेबल टू प्लेस द रूम हीटर्स एट द ग्राउंड लेवल फॉर द इफेक्टिव हीटिंग के लिए ग्राउंड लेवल पे उसको लगाने के लिए बोला जाता है। द वार्म एयर नियर द हीटर राइज अप, ओके, गर्म हवा किधर जाती है, ऊपर की ओर, एंड द कूल एयर फ्रॉम अदर एरियाज रश इन फिल द स्पेस। अब ये जो ठंडी हवा होती है वो कहाँ चली जाती है, उस स्पेस को फिल करने के लिए। द कूल एयर इज अगेन हीटेड अप, इस तरीके से कूल एयर फिर से हीटअप हो जाता है बाय द हीटर सेटिंग अप द कन्वेक्शन करेंट के सिस्टम के द्वारा, यानी गर्म हवा ऊपर की ओर गया और ठंडी हवा नीचे की ओर आई, और इस तरीके से पूरा जो आपका रूम होता है वो गर्म हो जाता है। ओके, कन्वेक्शन करंट इन नेचर। आइए देखते हैं नेचर में कैसे कन्वेक्शन करंट का सिस्टम चलते रहता है। इन कोस्टल एरियाज ब्रीज जनरली ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड ड्यूरिंग द डे टाइम में क्या होता है, सी से लैंड की ओर हवा चलता है, एंड फ्रॉम द लैंड टू सी, और अब जमीन से सी की ओर ड्यूरिंग नाइट। दिस सी एंड लैंड ब्रिजेज आर एक्चुअली कन्वेक्शन करेंट। अब ये जो हवा मतलब रात के समय में आपके अर्थ जो जमीन से किस ओर गया हवा, वो सी की ओर, ओशन की ओर गया है। इसके लिए रीजन क्या था, ड्यू टू कन्वेक्शन करंट की वजह से, यानी गर्म हवा ठंडी हवा के प्लेस की ओर चली गई, इसलिए ऐसा हुआ। ओके, आइए अब सी ब्रिज को हम थोड़ा अच्छे से समझ लेते हैं कि सी ब्रिज चलता कैसे है। लैंड एब्जॉर्ब हीट फास्टर देन द सी की तुलना में सबसे अधिक हीट कौन एब्जॉर्ब करता है, लैंड। Then what will happen here? During the daytime, the land heat up more quickly than the sea water. Sea water की तुलना में ये सबसे अधिक गर्म हो जाता है। Thus the air above the land surface being heated, air surface के ऊपर जो हवा है वो क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। Expand and rise up, ये गर्म हो जाता है तो ये फैलेगा, और फैलने की वजह से ये ऊपर की ओर लिफ्ट हो जाएगा। The cooler air above the sea surface, यानी जो सी है उसके ऊपर का सरफेस पर जो हवा ठंडी है वो ब्लो करती है, यानी वो बहकर किस ओर आती है, लैंड की ओर आती है, और इस तरीके से एयर का करंट चलते रहता है और प्लेस को वह ठंडा बनाए रखता है। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ डे टाइम में आप देख रहे हैं वार्म with over land rises, ओके, कन्वेक्शन करंट चला। डिसेंडिंग द कूल वाटर, यहाँ से कूल वाटर जो था इसकी वजह से यहाँ पर ठंडा था, ठंडी जो आपकी कूल एयर थी। अब ये सी ब्रिजिंग होकर के वहाँ से ये जो ठंडी हवा है ये लैंड की ओर आई। ओके, अब यहाँ पर फिर जो गर्म जो एयर है ये लिफ्ट होकर के फिर किस साइड में गई, ओके, ओशन की ओर। तो ऐसे ही एयर ब्लो होते रह जाता है। ओके, नाउ वी विल स्टडी हियर दिस सेटअप कन्वेक्शन करंट। इस तरीके से कन्वेक्शन करंट स्टार्ट, एक तरीके से एक धारा, एक हवा चलने लगती है। द कूल एयर फ्रॉम द सी ब्लोइंग टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। ओके, द कूल एयर यानी ठंडी हवा जो कहाँ से, सी से वो ब्लो करता है किस ओर, टूवर्ड्स द लैंड, यानी लैंड की ओर ठंडी हवा चलने को हम सी ब्रिज बोलते हैं, जैसा कि 4.18 में आपने देखा। द विंडोज ऑफ द हाउसेस इन कोस्टल एरियाज आर मेड अप ऑफ
made to face the sea to receive the cool sea breeze, यानी कोस्टल रीजन में समुद्र के साइड में ही क्या बनाया जाता है, विंडो बनाए जाते हैं ताकि इजीली जो कूल एयर है वो मिलता रहे। लैंड ब्रिज, लैंड लॉसेस हीट फास्टर देन द सी, एट नाइट द लैंड कूल्स मोर क्विकली। अब देखिए, अब नाइट में सेम इसका अपोजिट होगा, देन द सी वाटर, सी वाटर की तुलना में लैंड जो होता है वो बहुत तेज़ी से, वो धरती क्या हो जाती है, उसका हीट कम हो जाता है, वो तेज़ी से ठंड होती है। दस द एयर एबव द सी बीइंग वार्मर, यानी जो सी के ऊपर जो एयर है वो वार्म होने से वह राइज अप होता है, वो ऊपर की ओर उठ कर जाता है। और द कूलर एयर एबव द लैंड ब्लोज टूवर्ड द सी टू टेक इट्स प्लेस, और जो ठंडी हवा इधर अर्थ की होती है, ये लैंड की होती है, ये कहाँ, गर्म हवा का प्लेस लेने के लिए चली जाती है। दिस सेट्स अप द कन्वेक्शन करेंट, इस तरीके से एक कन्वेक्शन करंट यहाँ पर भी सेटअप हो जाता है। ओके, द कूल एयर फ्रॉम द लैंड ब्लोइंग टूवर्ड्स द सी, लैंड से सी की ओर एयर का ब्लो होना, इसी को हम लैंड ब्रिज कहते हैं, जहाँ जिसको कि हम इस तरीके से समझ सकते हैं। ओके, नाउ रेडिएशन। ओके स्टूडेंट्स, यू फील वार्म व्हेन यू सिट इन फ्रंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, जब हम इलेक्ट्रिक हीटर के पास में बैठते हैं तो हमको गर्मी का अनुभव होता है। ओके, हाउ डज द हीट ट्रैवल फ्रॉम हीटर टू आवर बॉडी, हमारी बॉडी तक कैसे हीटर से हीट आ रहा है। ओके, द एयर बिटवीन यू एंड द हीटर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, देयरफॉर द हीट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड बाय कंडक्शन, द हीट कैन नॉट इवन बी ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन। ओके, यहाँ पर ना कन्वेक्शन से हो रहा है ना कंडक्शन से हो रहा है, बिकॉज द हॉट एयर सराउंडिंग द हीटर will become light and rise upwards and not towards you. Okay, वो किस ओर जाएंगी, ऊपर की ओर जाएंगी, आपकी ओर नहीं आएगा। When the heater is switched off, you immediately feel cool. Okay, जैसे ही हीटर बंद होता है तुरंत आपको ठंड महसूस होने लगता है। This shows that the air around you remain cold. आपके आसपास जो भी एयर है वो क्या है, वो ठंडा ही है। Okay, thus it must be a third process of transfer of heat in which the medium air is not heated and yet there is a transfer of heat. अब यहाँ पर एयर गर्म भी नहीं हो रही है और आप तक हीट पहुँच भी जा रही है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। आइए हम लोग इसकी रियल डेफिनेशन की ओर चलते हैं। रियल डेफिनेशन इसका क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। we receive the heat from the sun by radiation, जैसे हम धूप में खड़े होते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है, ये क्या है, ये रेडिएशन की वजह से हो रहा है। द मोस्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन द सन एंड द अर्थ इज वैक्यूम, यहाँ बीच में क्या है, एक खाली जगह बना हुआ है। द हीट फ्रॉम द सन रीचेज अस ट्रेवलिंग थ्रू द वैक्यूम, और इसी वैक्यूम से होते हुए लाइट हमारे पास तक हीट पहुँचता है। द हीट ट्रांसफर्ड विदाउट द नीड ऑफ एनी मीडियम इज कॉल्ड एज रेडिएंट हीट, ऐसा हीट जो बिना किसी मीडियम से, बिना किसी माध्यम के हमारे पास पहुंचता है तो उस हीट को हम क्या बोलते हैं, रेडिएंट हीट बोलते हैं। रेडिएशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट विदाउट एनी मीडियम, यानी बिना किसी माध्यम के आपके पास तक क्या पहुंच जा रहा है, गर्मी पहुंच जा रही है, हीट पहुंच जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, that is known as radiation. Radiation needs no medium. रेडिएशन में किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, नाउ वी कैन कंपेयर द प्रोसेस थ्रोइंग अ बुक नोटबुक डायरेक्टली टू द स्टूडेंट्स। ओके, जैसे अगर आपको हमें बुक देना है तो हम डायरेक्टली थ्रो करके आपके पास पहुंचा दिए, बीच में किसी मीडियम की ज़रूरत हुई नहीं। ओके, नाउ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएंट हीट। ओके, इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। Light, which is in the form of radiant energy, also travels at a great speed in all directions from the object emitting it. Okay, अब देखिए,
it does not need a material medium. Light which is in form of radiant energy, radiant energy के रूप में जो एनर्जी होती है, it travels a great speed, इसकी स्पीड बहुत ही तेज होती है, ये सभी दिशाओं में बहुत तेज़ी से स्कैटर होना, इमिट होना स्टार्ट होती है, और इसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. When light falls on an object, it is partially absorbed and partially reflected. ये जैसे उस ऑब्जेक्ट के किसी के पास पहुंचती है तो कुछ भाग एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी जो बचा भाग होता है वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. सिमिलरली व्हेन रेडिएंट हीट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, जब रेडिएंट एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ती है, अ पार्ट ऑफ इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के द्वारा वो उसका एक भाग क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है. एंड द रिमेनिंग पार्ट इज रिफ्लेक्टेड बैक, और जो बचा हुआ पार्ट होता है वो क्या हो जाता है, वो रिफ्लेक्ट हो जाता है. द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द रेडिएंट हीट. द एब्जॉर्बिंग पावर ऑफ रिफ्लेक्टिंग पावर ऑफ एनी सब्सटेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस. ओके, सरफेस का जो नेचर है उसके आधार पर एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन डिपेंड करेगा. मतलब जो अगर सरफेस कैसा है, वो अगर रफ है तो अधिकतम एब्जॉर्प्शन होगा, और अगर वो क्या है, अगर वो चिकना है तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा, दैट विल बी रिफ्लेक्टेड. ओके, नाउ वी विल स्टडी हियर about the surfaces that I was telling you here. Shiny and smooth surfaces are better reflectors, while dull and rough surfaces are better absorber. right? अभी मैंने आपको बताया जो शाइनी सरफेस होता है उससे रिफ्लेक्शन अधिक से अधिक होगा. ओके, एंड जो डल एंड रफ सरफेस होते हैं वहाँ पर एब्जॉर्प्शन सबसे अधिक होगा. राइट? नाउ सम एप्लीकेशंस ऑफ रेडिएशन. आइए जानते हैं रेडिएशन का हमारी दैनिक जीवन में क्या उपयोग है. वी वियर white colored clothes during summer because white or light colored clothes absorb less heat and keeps us cool. Some of other hand, we wear black and dark colored clothes during winter because dark color clothes absorb more heat and keep us warm. Very simply, हम गर्मियों के दिनों में सफ़ेद रंग का कपड़ा पहनना पसंद करते हैं. उसमें क्या होता है, हीट का रिफ्लेक्शन मैक्सिमम हो जाता है, इसलिए हमें उसमें कूल फील करते हैं. और सर्दियों के दिनों में हम क्या करते हैं, डार्क कलर का कपड़ा पहनते हैं, जिससे क्या होता है वो क्लॉथ क्या करता है, मैक्सिमम हीट को वो एब्जॉर्ब कर लेता है. द हाउसेस इन हॉट प्लेसेस आर यूजली पेंटेड वाइट आर लाइट कलर्ड. ओके, इसके साथ साथ ठंडे स्थानों पर, गर्म स्थानों पर क्या होता है, घरों का जो बाहरी हिस्सा होता है वो लाइट कलर की पेंटिंग उनकी होती है, हल्के रंग की होती है, या वाइट कलर हम बोल सकते हैं. दिस इज डन सो दैट द हाउसेस एब्जॉर्ब लेस हीट, जिससे क्या हो सके, कम से कम हीट एब्जॉर्ब हो और फ्रॉम द सन एंड कीप इट कूल ड्यूरिंग समर, और इस तरीके से गर्मियों के दिनों में वो ठंडा रखने में मदद कर सके. द बॉटम ऑफ कुकिंग यूटेंसिल इज पेंटेड ब्लैक while the sides are sparkling bright. This is done so that the utensil can absorb more heat from the bottom and radiate less heat from the sides. आप देखते होंगे जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं, खाना बनाने वाले जितने भी बर्तन होते हैं, वो बाहरी साइड उनका ब्लैक होता है ताकि वो अधिक से अधिक हीट को क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके. और इंटरनल पार्ट जो होता है वो शाइनी होता है. क्यों होता है शाइनी? ताकि रिफ्लेक्शन कम से कम हो सके. राइट? हीट एनर्जी कम से कम लॉस हो सके. द कंटेनर ऑफ सोलर कुकर आर पेंटेड ब्लैक टू एब्जॉर्ब मोर हीट फ्रॉम द सन. ओके, आप देखते हैं सोलर कुकर के डिफरेंट जो कंटेनर्स होते हैं वो ब्लैक कलर से पेंटेड किए गए होते हैं ताकि उससे क्या हो सके, मैक्सिमम सोलर रेडिएशन को वहाँ पर एब्जॉर्प्शन किया जा सके. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज द
electric room heaters have curved polish metal reflector behind the heating element. The polished surface reflects back the heat radiation falling on it, thus keeps the person sitting in front of it warm. ओके, आप देखते होंगे, आपने इलेक्ट्रिक रूम हीटर देखा है, आप देखे होंगे कि उसके पीछे वाले जो पार्ट होते हैं उस पर एक पॉलिश की गई होती है मेटल, जिससे कि क्या होता है, वो मैक्सिमम हीट को वो रिफ्लेक्ट कर देता है, अपने पास नहीं रखता बल्कि उसको सीधे किस साइड में, फ्रंट साइड में आपके सामने की ओर वो थ्रो कर देता है, जिसके कारण आप खुद को वार्म फील करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर दिस चैप्टर इज फिनिश्ड. I will be back with exercise solution. Okay students, bye.